कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर अपनी इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कीमत प्रक्रिया, मांग तथा पूर्ति विश्लेषण। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा जैसे कि पता चल रहा है नाम से, मांग और पूर्ति पर संबंधित है। अच्छा, हम इनके बारे में पहले से ही अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मांग और पूर्ति क्या होता है। क्लास 11th और 12th में पढ़ा था हमने, बेसिकली क्लास 11th में पढ़ा था। अगर बात करी जाए यहां पर मांग की, तो मांग जो होती है वह क्या होती है, मानव की इच्छाओं से मिलकर के क्या बनती है, मांग बनती है। हम मनुष्य और मनुष्य की जो मांग होती है उसी से क्या बनती है, मांग बनती है। परंतु उसकी भी कुछ ना कुछ एक सीमाएं होती हैं कि किस प्रकार एक मांग बनती है। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है कि मानव की इच्छाएं असीमित हैं, बिकॉज हम ह्यूमंस, हमारी जो चाहते हैं वह अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उसके पास साधन नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सोर्स नहीं होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज नहीं होते हैं। वह क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। साधनों के सीमित होने के, लिमिटेड होने के कारण हमारे अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्या होती है, बेसिकली आप लोग अपनी लाइफ में देखो कि भाई जब भी हम किसी भी जगह पर जाते हैं, कहीं पर कोई भी चयन करते हैं, हम देखते हैं वहां पर हमें हर जगह पर क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, माने कि आप एक अंबानी जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सीधी सी बात यहां पर यह होगी कि आप उस टाइम पर क्या नहीं कर पाएंगे। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन उस समय पर आपके लिए संसाधन जो होंगे वह क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। अगर बात आती है आपके पास में, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर आपके पास मनी की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर आप देखेंगे आप चाहते तो बहुत बहुत कुछ है, लेकिन ये भी हो, परंतु उस समय पर आपके पास में क्या नहीं होता है, उस समय आपके पास में मनी नहीं होती है। ठीक है, तो इस समय पर क्या होता है, हमारे लिए हमारी जो इच्छाएं हैं वह तो अनलिमिटेड है, बिकॉज अगर बात की जाए यहाँ पर संसाधनों की, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो भाई जैसे कि इन्हीं को हमारे केंद्र समस्याएं कहा जाता है। एक पूंजीवाद या स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में इन समस्याओं का समाधान कीमत प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वस्तु या फिर सेवी एक कीमत होती है। भाई किसी भी वस्तु की अपनी अपनी एक कीमत होती है। मुद्रा के चलन के पूर्व वस्तुओं का एक दूसरे के लिए आदान प्रदान किया जाता था। जब पहले भाई हमारे देश के अंदर या फिर हमारी पृथ्वी पर मुद्रा नहीं थी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा उस समय पर वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यहाँ पर होता है कि जब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, तो इसी को हम क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। लेकिन जब जैसे जैसे मुद्रा आई, जैसे जैसे छपाई आई, मुद्रण आया, तो मुद्रा के आविष्कार के बाद वस्तुओं और सेवाओं की एक कीमत तय की गई। जैसे कि हम जानते हैं बाजार के अंदर अगर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु की अपनी एक कीमत होती है। उस कीमत के हिसाब से हम वह वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, क्रय करते हैं। वस्तु और सेवाओं की कीमत को संयुक्त रूप जो होता है, जैसे वस्तु और जो सेवा होती है उनकी जब कीमत को मिलाते हैं, वही हमारी कीमत प्रक्रिया कहलाती है। किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अच्छा, अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कीमत और मांग हमेशा एक दूसरे, अगर आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आप एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो बताइए कीमत और मांग में क्या संबंध होता है, या फिर कीमत और पूर्ति में क्या संबंध होता है, तो उस समय पर आप कहेंगे कि कीमत और मांग में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है, संबंध होता है, और कीमत और पूर्ति के अंदर कैसा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संबंध होता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आप एक बार ध्यान से सुनना इस टॉपिक को कि भाई जब भी आपने देखा होगा किसी मार्केट के अंदर अगर किसी वस्तु का रेट बढ़ता है, रेट यानी कीमत बढ़ती है, तो लोग उसे कम खरीदना चालू कर देंगे, यानी कि उसकी मांग लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी यहां पर क्या हुआ, कीमत बढ़ रही है तो ऑपोजिट मांग क्या हो रही है, उसके उल्टा संबंध में कम हो रही है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, एक चीज घट रही है दूसरी बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं ऋणात्मक संबंध। तो कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संबंध होता है, रिलेशन होता है। आगे पढ़े, अगर पूर्ति और कीमत में कैसा संबंध होता है, तो पूर्ति और कीमत में जैसा कि मैंने अभी बताया धनात्मक संबंध होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक कोई उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर है, दुकानदार या फिर जो किसी वस्तु की बिक्री कर रहा है, तो वह
कभी भी क्या करता है, अगर आप सपोज कीजिए कि आप एक उत्पादक हैं, एक प्रोड्यूसर हैं और आप किसी चीज की बिक्री करते हैं, तो आप अगर जब भी अपनी शॉप पर होंगे तो किसी वस्तु की आपकी कीमत कम होने पर आप उस वस्तु को क्या बेचना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे उसे बेचना। तो इसका मतलब क्या होगा, कीमत कम होने पर वस्तु की जो मांगी गई मात्रा होती है, फिर जो वस्तु के साथ साथ उसकी पूर्ति भी उत्पादक क्या कर देता है, कम कर देता है। वैसे ही जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक क्या चाहेगा, उस समय पर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेगा, तो वो उसकी बिक्री भी, उसका उत्पादन भी उतना ही, उसकी बिक्री भी उतनी ही ज्यादा करेगा। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, जैसे कीमत घटी तो पूर्ति घटी और कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी। तो इसे कहते हैं धनात्मक संबंध। क्लियर हो गया आपको इतना, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। संतुलन कीमत किसे कहा जाता है? तो संतुलन कीमत होता है जब आपकी मांग और पूर्ति, किसी वस्तु की मांग और किसी वस्तु की पूर्ति जब एक दूसरे के बराबर होती है तो वह उस समय पर क्या कहलाता है, कुल पूर्ति और कुल मांग एक दूसरे के इक्वल होती है, उसी को हम संतुलन कीमत कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मांग विश्लेषण, जैसा कि आपको वीडियो में डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मांग विश्लेषण। अच्छा, मांग का अर्थ मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई अब यहां पर सबसे बड़ा टॉपिक आता है। भाई आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यानी अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, और आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन करता है कि मांग किसे कहते हैं, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई चीज मांग रहा है तो वो मांग होती है। नहीं, तो भाई सीधी सी बात है, वो समझ जाएगा कि आप इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अगर कभी भी कोई आपसे मांग के बारे में पूछता है तो उस समय पर आपको किस तरीके से आंसर देना है कि कब एक अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मांग, उसके व्यक्ति के द्वारा की गई इच्छा जो होती है, यानी कि हम एक व्यक्ति हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, अगर हमारी किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है और उसके साथ साथ हमारे पास उसको खरीदने की क्रय शक्ति भी है, क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की परचेजिंग पावर भी है, तो वह वो वस्तु जो है क्या कहलाएगी, मांग पूरी कहलाएगी उसकी। अगर आपका मन तो कर रहा है, इच्छा तो कर रही है कि भाई हाँ ऑडी है उसे खरीद ले, परंतु आपके पास उसे खरीदने के लिए मुद्रा या फिर पैसे या नहीं है, तो वह उस समय पर उस वस्तु की मांग नहीं कहलाएगी। अगर आपके पास में क्रय शक्ति तो है, लेकिन भाई आपके पास पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कोई चीज नहीं खरीदनी है, कोई वस्तु उस समय पर नहीं खरीदनी है, तो वह भी नहीं मांग कहलाएगी। मांग क्रय शक्ति और इच्छा दोनों वस्तुओं से, दोनों चीजों से मिलकर के बनती है। क्लियर हुआ? जैसा कि अब यहां पर पढ़ते हैं और उनके द्वारा क्लियर करते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो कि क्रेता, यानी कि क्रेता कौन होते हैं, उपभोक्ता, जो कि खरीद रहे हैं, किसी निश्चित फिक्स कीमत पर प्रति इकाई समय पर खरीदने को किसी चीज को तैयार है। इसलिए अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य सिर्फ इच्छा या आवश्यकता से नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी किसी चीज को खरीदने की इच्छा है तो वो मांग नहीं कहलाएगी। जैसा कि प्राय आमतौर पर समझा जाता है कि आपकी इच्छा कार खरीदने की है, लेकिन यदि आपके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त साधन यानी कि मनी नहीं है, तो वह आपकी मांग नहीं कहलाएगी उस समय पर। ठीक है? और या फिर हो सकता है आपके पास मनी है, आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो वह वहां पर आपकी इच्छा तो सिर्फ इच्छा से अधिक कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या कहलाएगी, इच्छा कहलाएगी। तो इसे आप मांग उस समय पर नहीं कह सकते हैं। जैसा कि यहां लिखा है, किसी वस्तु की मांग हमेशा निर्दिष्ट कीमत और समय की इकाई पर ही व्यक्त की जाती है, दिखाई जाती है। समय की इकाई एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल हो सकती है। ठीक है? जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने अपने एग्जांपल से आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इन एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मांग को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं, आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि अच्छा, कारक यानी कि फैक्टर्स हो गए, या फिर नॉर्मली समझिए तत्व। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारी मांग को तय करते हैं कि हाँ भाई ये चीज हमारी एक मांग है। तो मांग क्या होता है, देखो मांग को तय करने वाले कारक क्या होते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है, हम थोड़ा सा इससे मैं पॉइंट ऊपर नीचे बताता हूं, आप जैसे कि डिस्प्ले पर दिख रहे हैं उससे हट करके, कि अगर किसी वस्तु के द्वारा मांगी गई अगर भाई हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मांग को निर्धारित करने वाले कारक यानी एलिमेंट। सबसे पहला होता है कि मांग किस चीज से बनेगी, अगर आपके पास में आय है, यानी कि जो एक व्यक्ति की आय होती है, लिखा है उपभोक्ता की आय या फिर परिवार की आय, अगर आय ज्यादा होगी या आय कम होगी, उसी प्रकार से क्या होगा, आपकी मांग भी घटेगी या बढ़ती है। ठीक है? दूसरा क्या होता है,
एक जैसे हमने 11th क्लास के अंदर तत्व पढ़े थे, पी एक्स पी आर वाई टी ई। पी एक्स क्या होता था? हमारा वस्तु की अपनी कीमत, है ना, और पी आर होता था संबंधित वस्तुओं की कीमत। जैसे कि भाई एक मांग कब बनती है? जैसे माना कि संबंधित वस्तु क्या है? चाय और कॉफी मान लीजिए। अगर आप लोग चाय पसंद करते हैं पीना, ठीक है, और उस समय पर चाय के रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो आप उस समय पर क्या करेंगे? उसे छोड़ करके कॉफी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। तो इस समय पर हम क्या कहेंगे? संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभाव पड़ा, मांग बनी उससे। और फिर क्या होता है? वाई, वाई मतलब आय होती है। टी मतलब होती है कि उपभोक्ता की रुचि है या फिर नहीं है, ठीक है, उपभोक्ता की रुचि, है ना, और उसकी आदतें, कोई चीज रुझान में है या नहीं है, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेशंस कितनी होती हैं, रुचियां, प्राथमिकताएं, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे बिंदु हमारी मांग को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, यानी कि तय करते हैं। जैसा कि यहाँ के हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूं, उपभोक्ता की पारिवारिक आय किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में उपभोक्ता या परिवार की आय एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और कभी भी जब आप आंसर लिख रहे होंगे, एक मिनट में आपको बताता हूं, एग्जाम के अंदर जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे तो यहां पर सबसे मेन पॉइंट यह है कि आपको अन्य बातें समान रहने पर पॉइंट जरूर यूज करना है। क्योंकि इस्तेमाल करना है, इसका रीजन ये होता है कि मांग को कोई एक तत्व निर्धारित नहीं करता है। मांग को निर्धारित करने के लिए पांच तत्व होते हैं, 6-7 तत्व होते हैं। अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो 5 होते हैं, और आपका बाजार स्तर पर देखें तो 7 तत्व होते हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो हम अन्य बातें क्या कहते हैं कि भाई जितनी भी, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं परिवार की आय की, ठीक है, कि भाई जो इनकम होती है ना, आपकी जेब में जो पैसा है वो किसे तय कर रहा है? मांग को तय कर रहा है। अगर उसके अलावा जितनी भी वस्तुओं की मांग है ना, उन बातों को समान रहने पर, यानी कि जैसा यहां लिखा है, अन्य बातें समान रहने पर, यदि आय बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, नॉर्मल सोचना, तो सामान्यतः वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। आपका इनकम बढ़ रही है तो आप सीधी सी चीज है, डिमांड क्या करेंगे? उस समय पर ज्यादा करेंगे। और अगर आपकी आय कम हो जाए, आपकी इनकम कम हो जाए, तो आप उस समय पर डिमांड भी कम कर देंगे। ये क्या होता है? आय पर डिपेंड करती है क्या? मांग। सेकंड पॉइंट है हमारा वस्तु की कीमत, है ना, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत भी क्या, जैसे अभी मैंने बताया, मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होता है? कम हो जाती, सॉरी, कीमत बढ़ती है तो मांग कम, और कीमत कम होगी तो लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे? सीधी सी बात, ज्यादा करेंगे, है ना। तो इन्होंने आगे का विपरीत संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर, सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत गिरने पर प्राय उस वस्तु की अधिक मात्रा, और कीमत घटने पर उसकी कम मात्रा खरीदने को उपभोक्ता सदैव क्या रहता है? तैयार रहता है। थर्ड पॉइंट हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमत, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक दूसरे की जगह पर हम वस्तुओं को उपयोग में लेकर के आते हैं, ठीक है, जैसे चाय और कॉफी, स्कूटर हो गया, गाड़ी हो गई, पेट्रोल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है कि आप एक के स्थान पर दूसरे को, एक में प्राइस, एक की कीमत बढ़ने के स्थान पर आपने दूसरे को यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वह क्या कहलाता है? संबंधित वस्तुओं की कीमत कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की आदतें, रुचियां और उसकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो भाई देखो, उपभोक्ता की आदत, भाई होता है, कई सारे लोगों को हैबिट होती है किसी चीज की, ठीक है, तो वो क्या होता है? उस हैबिट के कारण, उस आदत के कारण उस वस्तु की मांग होती है ना। टेस्ट, रुचि होती है लोगों की, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, या फिर एक रुझान, रुझान का मतलब होता है ट्रेंड। भाई किसी चीज का ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड के कारण उस वस्तु की क्या होगी? मांग ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्लियर हो गया आपको? अगला टॉपिक हमारा है बाजार मांग, ठीक है। हम यहाँ पर अभी व्यक्तिगत, मैंने भी आपको बताया मांग 2 प्रकार की होती है, हमने क्लास 11th में पढ़ा था, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग के 5 तत्व होते हैं, पी एक्स पी आर वाई टी ई। पी एक्स मतलब होता है वस्तु की अपनी कीमत, पी आर यानी कि संबंधित वस्तु की कीमत, और वाई मतलब होता है हमारी आय, टी मतलब होता है उसकी रुचि, टेस्ट होता है, और ई होता है उसके जितनी एक्सेप्टेशंस वो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाजार मांग किसे कहते हैं? उपभोक्ता या पारिवारिक मांग को प्रभावित करने वाले उपरोक्त तत्व उस वस्तु की मांग को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन उपरोक्त तत्वों के अलावा 2 तत्व और होते हैं। जैसे अभी हमने जो पढ़े 5 तत्व, उनके अलावा 2 तत्व ये होते हैं कि भाई जनसंख्या का आकार और ढांचा। भाई सीधी सी बात सोचने वाली तो यहां पर ये है कि अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती है ना, उसका ढांचा बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा? मांग भी उसी प्रकार ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे अगर सोचो, हमारी अर्थव्यवस्था में
छोटे बच्चों की मांग ज्यादा छोटे बच्चों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, तो उस समय पर छोटे बच्चों से रिलेटेड जो भी खिलौने, बिस्कुट, उनसे रिलेटेड जो भी वस्तुएं, सामान होता होगा, उसकी मांग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारे देश के अंदर एजेड लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, अनुपात उनका अगर ज्यादा हो जाता है, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं होंगी उसकी मांग बढ़ जाएंगी। तो बाजार में एक चीज ये होती है। और दूसरा, आय का वितरण। भाई इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे भी निर्भर करता है, जैसे कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस अर्थव्यवस्था में आय का वितरण असमानताएं काफी कम और काफी ज्यादा है। जिस अर्थव्यवस्था में आय का असमान वितरण है, वहां पर कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर, और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। ऐसी स्थिति में आरामदायक और विलासिता यानी कि महंगी वस्तुओं की अधिक मांग होगी, जबकि जो गरीब वस्तुएं होंगे वह उसकी कम मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अब अगर किसी वस्तु की भाई कीमत कम हो जाती है, तो भाई जो गरीब लोग होंगे वो उसकी ज्यादा मांग करेंगे, और गरीब लोगों की जनसंख्या हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वस्तुओं की किसी की भी मांग बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं हमारा मांग का नियम। जैसा कि हम मांग के नियम पर आते हैं कि भाई जस्ट अभी मैंने आपको मांग क्लियर करवा दिया था कि मांग किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई अब मांग के बारे में पूछता है, तो आप सीधा सा वन वर्ड में आंसर यही देंगे कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की इच्छा और उसकी जो क्रय शक्ति, खरीदने की जो परचेजिंग पावर होती है, उन दोनों से मिलकर के ही एक मांग तैयार होती है। और दूसरी चीज, मैंने आपको अभी मांग और कीमत में संबंध बताया, जैसा कि मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ेगी, और कीमत ज्यादा होती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो मांग का नियम क्लियर करते हैं हम अपना। किसी वस्तु की मांग हमेशा उस वस्तु की किसी कीमत के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी कि अलग अलग कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा भी अलग अलग होंगी। भाई किसी वस्तु की कीमत है, अपनी अलग अलग कीमत है, तो उसकी मांगी गई मात्रा भी तो अलग अलग होंगी। प्राय किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, अगर कभी भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात, उसकी वस्तु की जो मांग होगी लोग उसे कम करेंगे, है ना। और किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो वस्तु की मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में कैसा विपरीत यानी कि नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संबंध होता है। मैंने आपको अभी यह चीज क्लियर करवा दी थी। जैसा कि ये लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के अलावा अन्य तत्वों पर निर्भर करती है। वो अन्य तत्व आप रिवीजन करते रहिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मांग को प्रभावित करने वाले कारक और मांग से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करिए। तो भाई आपको मांग के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, उसके तत्व कौन से होते हैं जो उसे निर्धारित करते हैं। जैसे कि आपको मैंने टोटल 7 तत्व अभी पढ़ा दिए, PX, PR, Y, T, E, और हमारा दूसरा क्या होता है, जनसंख्या का वितरण और हमारा आय का वितरण। ठीक है, जनसंख्या का ढांचा कह सकते हैं हम। तो पढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कई तत्वों पर निर्भर करती है। ये अन्य तत्व है जो कि उपभोक्ता हो सकता है, उपभोक्ता की आय, जैसे मैंने बढ़ाया, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, फैशन एक्सेट्रा। और किसी वस्तु के साथ साथ उपरोक्त तत्व में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए किसी भी वस्तु की सिर्फ कीमत में परिवर्तन उस वस्तु की मांग प्रभाव पर तब तक मालूम नहीं किया जा सकता जब तक कि हम यह नहीं मान लेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, जैसे कि वस्तु की कीमत के अलावा, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात वे क्या है, यथा स्थिर रहते हैं। यथा स्थिर मतलब जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अन्य बातें समान रहने पर जरूरी है आपको वो लिखना, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अन्य बातें हैं वह यथा स्थिर रहती हैं। यथा स्थिर यानी कि फिक्स रहती हैं एक ही जगह पर। और यहाँ पर इस पैरा में यही बताया हुआ है कि आपको जितनी भी अन्य बातें समान रहने पर लिखना बहुत ज्यादा, इस वाक्यांश का प्रयोग करना अत्यधिक जरूरी है। देखो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ेंगे कि इसलिए इसके लिए हम अर्थशास्त्र में अन्य बातें समान रहने पर समान रहे वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई मांग सारणी और मांग वक्र में क्या डिफरेंस होता है। किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर उस वस्तु की मांगे जाने वाली अलग अलग मात्राओं को यदि हम तालिका के रूप में, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, अभी नीचे दिखाएंगे, प्रस्तुत करें तो उस तालिका को मांग सारणी कहते हैं। मतलब समझाता हूं क्लियरली। अगर आप किसी वस्तु की कीमत है और वो अलग अलग मात्रा दिखाया गया है कि भाई इसकी कीमत ये है, इस वस्तु की कीमत ये है, इस वस्तु की कीमत ये है, और अगर आप उसे एक टेबल बना करके दर्शा देते हो कि हाँ भाई आपने जो जो सामान है उन्हें लिखा और उनके सामने उनकी कीमत लिख ली, तो वही क्या कहलाएगा, आपका मांग सारणी कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट मांग वक्र, अगर उस मांग सारणी को, जो आपने वो मांग सारणी यानी कि जो टेबल बनाई है, अगर आप उसे किसी वक्र, उसे किसी
चित्र के द्वारा दर्शा देते हैं तो उसे मांग वक्र कहा जाएगा। क्लियर हो गया। और मांग वक्र हमेशा याद रखिएगा नीचे बाएं से दाएं की ओर गिरता है। ठीक है, कहां से? बायां मतलब उल्टा, दायां मतलब सीधा। ठीक है, तो मतलब उल्टे से सीधे की ओर गिरता हुआ प्रतीत होता है मांग वक्र। ठीक है, अब मांग वही अगेन ये टॉपिक यहां पर रिपीट कर दिया है, इसलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो व्यक्तिगत और पारिवारिक मांग सारणी क्या होता है। व्यक्तिगत पारिवारिक मांग सारणी एक उपभोक्ता या फिर परिवार द्वारा एक समय में किसी विशेष पर एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर उस वस्तु की मांग को अलग अलग मात्राओं में दिखाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखो कि भाई संतरों की व्यक्तिगत और पारिवारिक मांग यहाँ पर दिखाई गई है। संतरों की कीमत यहाँ पर दी है बीच वाले में, पहले तो यहाँ ABCD अलग अलग वस्तुएं दे दी। क्लियर, यहाँ पर उनकी कीमत दे दी बीच में, और साइड में उनकी क्या दे दी, तुम्हारा मांग दे दी। तो देखो ए जो था तुम्हारा संतरों की कीमत कितनी है, 3 रुपए पर, उसकी मांग कर रहा है वो, कितनी मांग कर रहा है, 1 दर्जन। ठीक है, और अगर बात करें ऐसे बी 2.5 रुपए में 2 दर्जन, सी इसका 2 रुपए में 3 दर्जन, और डी 1.50 में कितनी उसकी मांग कर रहा है, तुम्हारा 4 दर्जन कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि भाई जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बदल रही है तो उपभोक्ता भी अपने आप को उसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग ढालता जा रहा है, और वह भी उसी हिसाब से। देखो अगर जबकि 3 रुपए कीमत थी तब वह 1 दर्जन खरीद रहा था, जैसे कीमत कम होती गई तो अभी मैंने जस्ट अभी आपको पीछे बताया कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। देखो यहाँ पर 3 रुपए था तो वो मांग कम कर रहा था। ठीक है, और जैसे 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 उसकी कीमत कम हो गई यानी कि 1.50 पैसे हो गई तो उस समय पर उपभोक्ता ने उसकी मांग, क्रेता ने उसकी मांग कितनी करी, 4 दर्जन करी। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती जाती है, और कीमत बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी, जैसे कि अभी दिखा रखा होगा। देखो ये होता है मांग वक्र हमारा। ठीक है, जब मांग वक्र ऊपर से नीचे इस प्रकार बन रहा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया 3 रुपए में एक था, 2.5 रुपए में अलग अलग आपको दिखाया हुआ है, और आपको चित्र और सारणी बना करके पेपर में दिखा करके आना जरूरी है। क्लियर हो गया। बाजार मांग सारणी और मांग वक्र जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था वही है ये भी। देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर बाजार वक्र के हिसाब से 3 रुपए में यहाँ पर अलग अलग दर्जन दे दिया, ए और बी, है ना। 3 रुपए में एक व्यक्ति कितना खरीद रहा है, मांगी गई मात्रा 1 थी और बी की 2 थी, इन दोनों को कुल कर दिया। बाजार मांग क्या होता है, बाजार कभी भी आपसे बाजार मांग पूछ ले तो बाजार मांग का मतलब होता है एक बाजार के अंदर जितनी भी फर्म होती है उन सभी का जो कुल जोड़ होता है वही बाजार मांग कहलाता है। आपसे कोई बाजार मांग पूछ ले क्या होता है तो आप कहेंगे एक किसी बाजार के अंदर सभी फर्मों का जो भी कुल जोड़ होता है वह क्या कहलाता है, हमारा बाजार मांग कहलाता है। जैसे यहाँ पर भाई व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति ने 1 दर्जन और बी एक फैक्ट्री ने ए फैक्ट्री ने 1 दर्जन, बी फैक्ट्री ने 2 दर्जन बेचा, तो उनका 1 और 2 मिलकर के क्या हो गया, टोटल 3 हो गया, तो वह बाजार की मांग कहलाएगी। ऐसे ही जब 1.50 पैसे था तो ए फैक्ट्री ने 4 दर्जन और बी फैक्ट्री ने 5 दर्जन बेचा, जो कि टोटल बाजार के अंदर कितनी मांग हुई, 9 दर्जन हुई। यही क्या होता है, आपका कुल बाजार मांग कहलाता है। और इन्हें अलग अलग करके तीनों को, ये फर्स्ट वाले में हमें क्या दिखाया गया है, आपका व्यक्तिगत दिखाया गया है, और यहाँ पर भी व्यक्तिगत ही दिखाया गया है क्योंकि एक फैक्ट्री थी यहाँ पर ए, ये बी फैक्ट्री का दिखाया बीच वाले में बी में, और सी के अंदर मार्केट डिमांड कर्व दिखाया गया, यानी कि इन दोनों का टोटल बना करके दिखाया है। क्लियर। और यहाँ पर इनके बारे में बता रखा है कि क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मांग का नियम के आधार पर मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकने के कारण क्या होते हैं, प्राय मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है। दूसरे शब्दों में कम कीमत होने पर, वही अगेन आ गया, कीमत कम होने पर मांग ज्यादा होती है, कीमत ज्यादा होने पर मांग कम होती है। इसलिए जो मांग वक्र होता है वह आपका क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो जो हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वह मांग पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार एक उपभोक्ता, कोई भी एक जो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता है, जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उत्तरोत्तर यानी कि यहाँ पर क्या होता है, लगातार, सक्सेसिव यानी कि लगातार इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल से हमने पिछले चैप्टर में भी एग्जांपल दिया था, सेम यहाँ पर भी वही एग्जांपल है। उदाहरण के लिए संतरों की कोई प्रति दर्जन, माना कि कोई संतरे बिक रहे हैं, 1 दर्जन संतरे 3 रुपए पर होने पर उपभोक्ता 1 दर्जन संतरे खरीदने को तैयार है, वह पहली दर्जन के लिए 3 रुपए देने को तैयार है। यानी कि माना किसी एक दर्जन संतरे के जो
कीमत है वह 3 रुपए दर्जन है, तो वह उस समय पर कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने के लिए तैयार होगा। तो वह पहली दर्जन खरीदने के लिए 3 रुपए के लिए तैयार है, क्योंकि संतरों की पहले दर्जन से उसे 3 रुपए के बराबर उपयोगिता, वहां से यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है। तो मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता यूटिलिटी वहां से जो प्राप्त होती है, उसे मनी के रूप में मापा जाता है ना। यदि पहली दर्जन को खरीदने के लिए एक उपभोक्ता अधिक से अधिक 3 रुपए देने को तैयार है, तो पहली दर्जन संतरों को सीमांत उपयोगिता 3 के बराबर कहलाएगी, क्योंकि उसने 3 रुपए दिए और एक दर्जन प्राप्त करा, जहां से उसे वह संतुष्टि मिली, यानी कि वह उसकी उपयोगिता कहलाएगी। लेकिन जब वह दूसरी दर्जन संतरों का उपयोग करता है, तो संतरों की दूसरी दर्जन से जो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, वह संतरों की पहली दर्जन से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से कम होगी, क्योंकि भाई उसकी जो मूल्य होगा, कीमत होगी, वो गिर जाएगी। इसलिए वह संतरों की दूसरी दर्जन को खरीदने के लिए तभी रेडी होगा जब संतरों की कीमत 3 रुपए से कम होगी। वरना अगर भाई 3 रुपए में तो उसने वो चीज यूज कर ली ना पहले, अब वो उसे दोबारा अगेन जब खरीदना चाहेगा, वह तब खरीदेगा जब उसकी कीमत संतरों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, कि किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर जब उपभोक्ता उसका यूज करता है, ठीक है। जैसे दूसरे शब्दों में, वह संतरों की ज्यादा मात्रा खरीदने के लिए तभी तैयार होगा जबकि बाजार में संतरों की कीमत कम है, अर्थात कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। जैसा आप पढ़ चुके हैं पूरा कि भाई कीमत कम, मांग ज्यादा होगी, कीमत बढ़ेगी, मांग कम हो जाएगी। वास्तव में सीमांत उपयोगिता के बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, नीचे की ओर गिरते मांग वक्र में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको हम बाद में विस्तार से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारा कि भाई नए क्रेता द्वारा वस्तु की क्रय कैसे होती है। अब देखो भाई, नए क्रेता कौन होते हैं। माना कि बाजार के अंदर कोई भी एक उच्च कोटि की वस्तु है, उच्च कोटि यानी कि कोई महंगी वस्तु है, ठीक है। तो उसे सिर्फ उस समय पर कौन व्यक्ति खरीद पाएंगे, जो धनवान होंगे, यानी कि पैसे वाले लोग होंगे। उस समय पर गरीब व्यक्ति उसे नहीं खरीद पाएगा। लेकिन जब उस वस्तु की कीमत अपने आप कम होती है, तो उसे वह व्यक्ति जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, वह भी अब उसे, यानी कि जो गरीब व्यक्ति थे, उसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उस वस्तु की कीमत और भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो उस व्यक्ति को गरीब लोग भी ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि उस वस्तु के क्या हुए, नए नए क्रेता, खरीदने वाले पैदा हो जाएंगे सब एक बाजार के अंदर। इसी को नए क्रेता द्वारा वस्तु का क्रय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, आय प्रभाव। तो आय का प्रभाव क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। जैसे कि भाई मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लाइक यू, आपकी बात होती है कि भाई आपकी कीमत अभी 10,000 रुपए है, सॉरी आपकी आय मंथली जो है वो 10,000 रुपए है, और अगर आप उस समय पर किन्हीं वस्तुओं का नॉर्मल यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आय में बढ़ोतरी होती है, तो आप उन वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना शुरू कर देंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपनी एक अच्छी लाइफ, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, आपका आय पर, आपकी लाइफ में प्रभाव कैसे पड़ा, आय के प्रभाव से पड़ा। अगर माना कि आपकी इनकम कम हो जाती है, आय आपकी कम हो जाती है, तो आपका जो वस्तुएं आप यूज करते हैं उन्हें भी कम करना यूज कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये क्या होता है, आय का प्रभाव होता है, ठीक है। अगला, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं कि भाई जो एक दूसरे के स्थान पर यूज करी जाती हैं, उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहती हैं। फॉर एग्जांपल, भाई माना कि एक वस्तु, आप चाय और कॉफी यूज करते हैं, उनमें से चाय आप डेली यूज करते हैं, और चाय की जो कीमत है किसी समय पर बढ़ जाती है, तो आप उसे ना यूज करके किसे यूज करना, कॉफी की तरफ स्थानांतरण हो जाएंगे, यानी कि प्रतिस्थापन कह सकते हैं हम, प्रतिस्थापन हो जाएंगे, प्रतिस्थापन यानी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाय की कमी थी वो किसने पूरी कर दी, आपकी कॉफी ने कर दी। तो यहां पर वो जो कॉफी थी वो आपके लिए क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन वस्तु कहलाएगी, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा, चाय पर पड़ा। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं हम अपना, मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं, ठीक है। तो अपवाद मतलब क्या होता है, एक्सेप्शंस। जैसे कई सारे वर्ड्स जो होते हैं, हम जैसे इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं, कुड, वुड, तो इनमें एल साइलेंट रहता है, वो एक्सेप्ट वर्ड होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। यानी कि सेम यहाँ पर मांग के ऐसे कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मांग वक्र दाएं से, सॉरी लेफ्ट से राइट, नीचे की ओर झुका हुआ होता है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत पर अधिक कीमत पर कम मात्रा क्रय यानी कि खरीदी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिनमें कीमत कम होने पर मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कीमत बढ़ने पर क्या होता है, मांग बढ़ जाती है। यानी कि आप यहां पर ध्यान दो, अभी तक हमने यहां पर यह पढ़ा कि मांग का नियम हमें यह बताता है, मांग ये होता है कि भाई कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, और कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम होती है। परंतु यहां पर हमारा क्या है
कि भाई अगर कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसे तो भी खरीद रहे हैं, और कीमत कम हो जाती है लोग उसे फिर भी खरीद रहे हैं, तो अर्थात मांग का नियम नियम यहाँ पर लागू नहीं होता, और जहां ऐसी स्थिति आती है उसे मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वे वस्तुएं जिनका भविष्य में दुर्लभ है, दुर्लभ यानी कमजोर हो सकते हैं होने की, या फिर कीमत अधिक बढ़ जाने की, या फिर कम होने की संभावना हो, तो ऐसी वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई हो लेकिन उपभोक्ता यह महसूस करता है कि भविष्य में उस वस्तु का मिलना मुश्किल होगा, मतलब लोगों को लगता है कि ये वस्तु भविष्य में नहीं मिलेगी फ्यूचर में, तो उस वस्तु की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसी फॉर एग्जांपल जैसे मानते हैं बाजार के अंदर आपने कई बार एक ऐसा रुझान देखा होगा, एक ऐसा ट्रेंड देखा होगा कि लोगों को अफवाह फैलती है कि बाजार के अंदर प्याज के या टमाटर की जो कीमत है वो बढ़ने वाली है, तो लोगों को जो आशंका होती है जिसके कारण वे लोग पहले से ही क्या करते हैं, उस वस्तु को क्रय कर लेते हैं, काफी मात्रा में खरीद लेते हैं, और जब लोग उसे ज्यादा मात्रा में खरीदना प्रारंभ करते हैं तो उस समय पर उस वस्तु की जो यानी कि टमाटर और प्याज की जो कीमतें होंगी वह आसमान छूने लगेंगी, यानी कि उनकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो यहां पर मांग का नियम कार्य नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो भाई देखो, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई हो लेकिन उपभोक्ता यह महसूस करता है कि भविष्य में उस वस्तु का मिलना मुश्किल होगा या उस वस्तु की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु की इस समय कीमत बढ़ जाने पर भी अधिक से अधिक मात्रा में उसे खरीदने के लिए रेडी होगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में उसका रेट और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। इसके उल्टा यदि किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है लेकिन उस वस्तु की कीमत के निकट भविष्य, मतलब पास के जो आने वाला भविष्य है उसमें अधिक गिरने की आशा होती है, तो लोग नहीं खरीदेंगे। लोगों को लगेगा हाँ भाई इसके रेट तो अभी गिरने वाले हैं, और गिरेंगे और गिरेंगे। तो ये क्या होता है, वे वस्तुएं होती हैं जो दुर्लभ होती हैं और इन पर मांग का नियम कार्य नहीं करता। दूसरा होती है सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे हीरा हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, आदि, जिनका रखना सामाजिक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। भाई अपनी एक इज्जत वाली, भाई अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में बहुत सारा गोल्ड है तो सीधी सी बात है वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, एक धनवान व्यक्ति माना जाएगा, यानी कि रईस माना जाएगा। उन्हें धनवान व्यक्ति ही खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी कीमतें काफी ऊंची होती हैं, काफी हाई होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। ऐसी वस्तुओं की कीमतें कम होने पर उनकी मांग भी कम हो जाती है। कीमत कम होगी तो मांग भी कम, लोग सोचेंगे भाई क्या फायदा, अब तो इसके रेट ही कम हो गए हैं, क्योंकि कीमत कम होने से उसकी प्रतिष्ठा, जो उसकी एक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मान सकते हैं आप, वह कम हो जाती है। यदि उनकी कीमत बढ़ जाए तो धनवान व्यक्ति उन्हें अधिक मात्रा में खरीदेंगे, और क्योंकि कीमत बढ़ने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट वस्तुएं कौन सी होती हैं या फिर गिफ्ट गुड्स कौन सी होती हैं हमारी। मांग के नियम का अपवाद कुछ घटिया किस्म की वस्तुएं जैसे जो होती हैं, क्या कहलाती हैं, गिफ्ट। जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं वह गिफ्ट वस्तुएं कहलाती हैं। यदि किसी घटिया किस्म की वस्तु, घटिया वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग भी ऑब्वियसली कम होगी। इसका कारण यह है कि घटिया वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जा रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो उपभोक्ता जो उसको घटिया वस्तु को यूज कर रहा था, बेकार वस्तु को यूज कर रहा था, सीधी सी बात उसकी इनकम बढ़ गई है, इसलिए उपभोक्ता घटिया वस्तु यानी कि बेकार वस्तु को खरीदना या फिर उपभोग करना छोड़ देगा। ऑब्वियसली अगर आप लोगों की बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो उसके बाद में आप भी यही करेंगे। जब आपके पास अच्छी खासी आय आ रही होगी तो आप उस समय पर तो आप भी उस समय पर महंगी से महंगी वस्तुएं यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका विपरीत घटिया वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, कोई बेकार वस्तु आज उसकी कीमतें छूने लगी। जब कीमत किसी चीज की बढ़ती है तो इसका मतलब यही अनुमान लगाया जाता है कि उस वस्तु का, वह वस्तु, उसकी जो मात्रा, उसकी जो क्वालिटी हो सकती है वो बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है। क्योंकि कीमत बढ़ने से उपभोक्ता पहले से कम मात्रा खरीद सकता है, इसलिए इसकी वास्तविक आय कम हो जाती है और यह मजबूर होकर घटिया वस्तु पर अधिक खर्च करता है, अर्थात उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम के इस अपवाद को सबसे पहले रॉबर्ट गिफन ने मालूम किया था और 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में डबल रोटी की कीमत बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी गरीब मजदूर डबल रोटी की अधिक मांग करने के लगे, क्योंकि डबल रोटी की कीमतें बढ़ने के कारण उन्हें डबल रोटी की दी गई मात्रा को खरीदने के लिए आय का पहले से अधिक भाग व्यय यानी कि खर्च करना पड़ता था। इसलिए उनके पास मांस को खरीदने के लिए कम आय, कम पैसे बच पाते थे, अतः वे मांस की पहली जितनी मात्रा खरीदने में असमर्थ थे। अपने भोजन की कुल मात्रा को बनाए रखने और मांस की क्षतिपूर्ति के लिए मांस के स्थान पर वे लोग किसका इस्तेमाल करने लगे, डबल रोटी का उपभोग करने लगे। इस कारण से गरीब मजदूर डबल रोटी की कीमतें बढ़ जाने पर भी
डबल रोटी को अधिक मात्रा में खरीदने लगे। दूसरे शब्दों में डबल रोटी की कीमत और उसकी मांग की मात्रा को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट संबंध होता है, और रॉबर्ट गिफिन के पीछे ही ऐसी सब वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा और कीमत कम होने पर मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, वे गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसमें दिखा रखा है मांग वक्र में डबल रोटी और तुम्हारा ब्रेड और प्राइस ऑफ ब्रेड दे रखा है एक साइड में, है ना। जैसे हम देख रहे हैं वाई एक्सिस पर हमारा प्राइस ऑफ ब्रेड और एक्स एक्सिस पर हमारा ब्रेड की क्वांटिटी दी हुई है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ लोग उसकी मात्रा को भी ज्यादा खरीद रहे हैं। जब प्राइस आपका 20 था तो आपका जो ब्रेड की क्वांटिटी थी वह 30 थी। जैसे ही आपका प्राइस बढ़कर 20 से 30 होता है, वैसे आपकी ब्रेड की लोगों की डिमांड जो होती है, मांग जो होती है, वह 30 से 40 हो जाती है। और ये जो डी लाइन है हमारी किसको, मांग वक्र को यहाँ पर दर्शा रही है, मांग वक्र को बढ़ते हुए दर्शा रही है। क्लियर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मांग में संकुचन, विस्तार और मांग में वृद्धि तथा कमी में अंतर पढ़ेंगे। मांग में विस्तार और संकुचन क्या होता है, किसी वस्तु की मांग कई तत्वों पर डिपेंड करती है ना। मांग के नियम को समझाते हुए आपको बताया था कि मांग के नियम में हम सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तथा ये मानते हैं कि उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व उपभोक्ता की आय, जैसे कि पीएक्स, पीआरवाई, टीई जो मैंने आपको बताए थे, वे सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर इन्हें एग्जाम्पल से फिर से आपको समझाया हुआ, वही जो एग्जाम्पल वहां पर था। क्लियर हो गया। जब मांग में कमी होती है तो मांग का संकुचन, जैसा कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो जब मांग वक्र आपका अंदर की तरफ यहाँ पर आ रहा है, एस जहां पर आपको दिख रहा है अंदर की तरफ आर तक आ रहा है, तो वहां पर मांग में क्या हो रहा है, आपका संकुचन हो रहा है, यानी कि जो ऊपर दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब मांग वक्र आपका एस से टी पर जा रहा है, यानी 3 से 4 हो रहा है, यानी कि मांग वक्र यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यही मांग संकुचन और वृद्धि थी। मांग में वृद्धि या फिर कमी क्या होती है, देखो आगे यहाँ पर D1, यहाँ पर डी ग्राफ आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, डिक्रीज इन डिमांड। जब वह D1 हो जाता है इसका मतलब आपकी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर आपका ग्राफ D से नीचे की तरफ चला जाता है, सीधी सी बात, अगर आपके उल्टे हाथ पर जा रहा है तो आप समझेंगे मांग वक्र कम हो रहा है, और सीधे हाथ की तरफ जा रहा है तो मांग वक्र बढ़ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे